बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉलिजन। तो कॉलिजन को क्लासिफाई करने का जो बेसिस है वो एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था और एक था आपका कि कॉलिजन 1 डायमेंशन में हो रहा है कि 2 डायमेंशन में हो रहा है। तो देखो, तो हमने क्या किया है कि ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने बोर्ड पे रखा है, ध्यान से देखो, कॉलिजन का ये जो क्लासिफिकेशन हमने आपके सामने रखा है ये एकदम परफेक्ट है। आप इसमें देखो सारे कॉलिजन्स को हमने यहाँ पे कवर अप किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलिजन का 2 टाइप करेंगे, एक करेंगे इलास्टिक और दूसरा करेंगे इनइलास्टिक। इलास्टिक, इनइलास्टिक। फिर इलास्टिक का 2 टाइप, एक हो गया आपका हेड ऑन इलास्टिक और दूसरा हो गया ऑब्लिक इलास्टिक। यानी इलास्टिक का 2 टाइप, हेड ऑन इलास्टिक, मतलब इलास्टिक का मतलब तो हम लोग समझ ही रहे हैं, इलास्टिक का मतलब एनर्जी क्या होगी, कंजर्व। इस कॉलिजन में कॉलिजन से पहले कॉलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। और कॉलिजन जो होगा वो एक ही एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो ये जो कॉलिजन होगा जो एक ही एक्सिस के लॉन्ग होगा, इस कॉलिजन को हम लोग बोल सकते हैं हेड ऑन। और चूंकि एनर्जी कंजर्व है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इलास्टिक। और इसी में कल जो हम लोग पढ़े हैं कि वो दूसरा नाम जो होगा ऑब्लिक। ऑब्लिक कहने का मतलब ये होगा कि टक्कर के बाद वो एक प्लेन में चले, एक एक्सिस के लॉन्ग ना चले बल्कि एक प्लेन में चले, मतलब कि अलग अलग चले, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक। और इलास्टिक, तो देखो हर कॉलिजन के नाम में तुमको 2 शब्द दिख रहा है, 2 वर्ड्स दिख रहे हैं। ये दोनों वर्ड से तुमको उसका पूरा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। हेड ऑन का मतलब हुआ कॉलिजन 1 डायमेंशन में हो रहा होगा, इलास्टिक का मतलब हुआ कि एनर्जी कंजर्व रही होगी, काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद। फिर जब हम ऑब्लिक इलास्टिक बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलिजन जो हुआ प्लेन में हुआ, और चूंकि इलास्टिक भी नाम है तो मतलब यहां भी एनर्जी कंजर्व। फिर आ जाओ इनइलास्टिक। अब जैसे ही टर्म लिखा हुआ है इनइलास्टिक तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कॉलिजन में एनर्जी का नुकसान यानी एनर्जी की लॉस तो होगी, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे लॉस होगा। और ये एनर्जी किस किस रूप में लॉस होगा तो आपको बता पहले ही मैं बोल चुका हूं, एक बार फिर हम लोग रिवाइज करते हैं। जब भी कॉलिजन होगा तो हीट, लाइट, साउंड कुछ भी प्रोड्यूस हो सकता है और वो एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इनइलास्टिक में जो एनर्जी का लॉस होने वाला है वो होने वाला है हीट, साउंड और लाइट के फॉर्म में। अब ये देखो, ये लॉस जो होगा, ये लॉस का मैग्नीट्यूड अलग अलग कॉलिजन में अलग अलग हो सकता है। लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, लॉस कम हो सकता है। बहुत ज्यादा लॉस होगा तो उसको पार्शियल कंप्लीटली इनइलास्टिक बोलेंगे, और बहुत कम होगा मतलब कुछ भी हो सकता है, 10%, 20%, 30%, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे पार्शियली इनइलास्टिक। और मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस होगा तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीटली। लेकिन एक शब्द है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना, एक वर्ड है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करवाएगा। कंप्लीट का मतलब नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, कंप्लीट मतलब बिल्कुल खत्म, साफ हो गया, ऐसा नहीं है। कंप्लीट लिखा हुआ है इसका मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। अब ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जैसे मान लो कि टोटल एनर्जी है कॉलिजन में 100 जूल। अब मेरे को ये कोई कह रहा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 80 जूल यानी 80 जूल आउट ऑफ 100 80 जूल का लॉस हो सकता है। तो अगर उस कॉलिजन में 80 जूल लॉस हो गया तो इसको हम लोग कंप्लीट बोलेंगे। ये नहीं कि 100 है तो 100 साफ होगा तभी कंप्लीट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। 100 में अगर 80 जूल का लॉस अलाउड है और 80 जूल लॉस हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे कंप्लीट। लेकिन मान लो 100 में से 80 अलाउड है और लॉस हुआ 40, लॉस हुआ 30, लॉस हुआ 20, तो उसको हम लोग कंप्लीट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल। तो ये एक फर्क है तुम्हारा, तो ये ध्यान रखना। हालांकि हम लोग जब इस कॉलिजन पे आएंगे तो करेंगे। कंप्लीटली इनइलास्टिक का फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन पार्शियली इनइलास्टिक का फर्दर आपका है टाइप। एक का नाम है हेड ऑन और दूसरे का नाम है ऑब्लिक। तो हेड ऑन का मतलब तो समझ ही गए, जो हमने इसमें बताया था इलास्टिक में हेड ऑन, उसी तरीके से पार्शियली इनइलास्टिक हेड ऑन, जिस तरीके से ऑब्लिक इलास्टिक कॉलिजन, उसी तरीके से पार्शियली इनइलास्टिक
ऑब्लिक कॉलिजन। तो एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से फाइनली रिवाइज करते हैं। इलास्टिक, इनइलास्टिक, एनर्जी कंजर्व, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस किस रूप में? हीट, साउंड, लाइट के फॉर्म में। इलास्टिक में कॉलिजन वन डायमेंशन में, नाम हेड ऑन। कॉलिजन प्लेन में, नाम ऑब्लिक। इनइलास्टिक में आ जाओ। इनइलास्टिक में पहले पार्शियल फिर कंप्लीटली। पार्शियल मतलब हल्का लॉस, कंप्लीट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। कंप्लीट लॉस का मतलब कभी भी पूरा लॉस नहीं, कंप्लीट लॉस का मतलब हुआ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। और फिर पार्शियली इनइलास्टिक का दो टाइप, एक होगा आपका हेड ऑन और एक होगा ऑब्लिक। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। तो हम लोग अब कैसे पढ़ेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे हेड ऑन इलास्टिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक इलास्टिक, फिर हम लोग पढ़ेंगे इन इलास्टिक में पार्शियल वाला हिस्सा, फिर हम लोग पढ़ेंगे इन इलास्टिक में कंप्लीट वाला हिस्सा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कॉलिजन, जिसका नाम है हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉलिजन इन वन डायमेंशन। तो देखो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। अब पहले नोट डाउन बाद में करना, पहले समझो चीजों को। ये एक बॉल है मान लो, जो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ध्यान से सुनना पूरी बात को। ये दूसरा बॉल है जिसकी वेलोसिटी है u2। u1 ग्रेटर है u2 से। अच्छा एक बात गौर करना, ये दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। अब याद होगा आपको, इसको हम लोग बोलते थे लाइन ऑफ मोशन, इसको भी हम लोग इसके लिए ये हो गया लाइन ऑफ मोशन। तो देखो दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम है, दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम है, इसका मतलब इंपैक्ट पैरामीटर जो हो गया 0। याद होगा आपको इंपैक्ट पैरामीटर, जैसा कि हमको लग रहा है तुम पढ़ते तो हो गए, तो जो हम बता चुके हैं आपको, तो इंपैक्ट पैरामीटर हो गया 0। तो इंपैक्ट पैरामीटर 0 होना ही इस बात को बता रहा है कि ये हेड ऑन है, या यूं कह लो कि ये वन डायमेंशनल कॉलिजन है, क्योंकि दोनों के बीच का जो लाइन ऑफ मोशन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है आपका 0। अब यहां पे देखो कि जब ये फास्ट चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, तो तुम समझ ही रहे हो ये आके इससे टकराएगा, जो कि मैंने यहां पे इस डायग्राम में आपको दिखाया। टक्कर के दौरान आप देख रहे हो कि मैंने जानबूझ के इसके स्फेरिकल शेप को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ये सोचने वाली बात है। तुम अपने इस कॉलिजन के हेडिंग पे जाओ। हेडिंग है तुम्हारा इलास्टिक। अब इलास्टिक का मतलब ही है, जो कल भी तुमको बताए थे, मतलब पिछले कल ये बार बार हो जाता है, पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि इलास्टिक जो है आपका, इलास्टिक का मतलब है कि आप उसको डिफॉर्म कर सकते हैं। रबड़ का बॉल डिफॉर्म कर सकते हैं, पिचका सकते हैं, और जब छोड़ देंगे तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो तुम खुद सोचो कि अगर ये अगले बॉल को ये पिछले वाले ने पुश किया तो इसका शेप बिगड़ गया। अब ये शेप बिगड़ा हुआ है, यहां दोनों के बीच कॉलिजन अभी हो रहा है। तो इसलिए देखो कि टाइम के हिसाब से मैंने इसको बोल दिया बिफोर कॉलिजन, ये हो गया ड्यूरिंग कॉलिजन। ड्यूरिंग कॉलिजन आप देख सकते हैं कि इनका शेप जो है अभी बिगड़ गया। अब क्या होगा कि कॉलिजन के बाद अब ये पीछे वाला लगातार इसको प्रेस करता रहेगा, तो इससे मोमेंटम ट्रांसफर होके इसमें जाएगा, जो कि हम लोग जान चुके हैं कि मोमेंटम का ट्रांसफर होता है कॉलिजन में। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये इस पे इंपल्सिव फोर्स F इधर लगाएगा, ये इंपल्सिव फोर्स इस पे पीछे लगाएगा, लेकिन इन दोनों को सिस्टम मान लेंगे तो ये इंपल्सिव फोर्स ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम इससे ट्रांसफर होके इसमें आ रहा है। अब होगा क्या कि पीछे वाला जो पहले फास्ट चल रहा था उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी और अगले की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और अगले की वेलोसिटी चूंकि बढ़ रही है तो ये फिर दोनों वापस क्या हो जाएंगे, अलग अलग। और तुम देख सकते हो कि ये जैसे ही अलग अलग हुए, इनका जो शेप है, इनका जो आकार है, ये वापस पूरी तरीके से आ गया। याद रखना बच्चों, रियल लाइफ में ये होता नहीं है। रियल लाइफ में ऐसी कोई भी कॉलिजन नहीं है जिसमें पूरा का पूरा वो शेप वापस आ जाए, क्योंकि कहीं भी टक्कर होगी तो एक आवाज सुनाई पड़ेगी, टक आवाज सुनाई पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एनर्जी तो लॉस होता ही होता है।
लेकिन हम लोग चूंकि जानते ही हो फिजिक्स में बहुत सारी चीजों को हम लोग आइडियल एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ भी आइडियल एज्यूम करके चल रहे कि भैया ऐसा है कि टक्कर हुई और टकराने के बाद ये दोनों अपने पूरे से शेप में आ गए, मतलब जो भी एनर्जी यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ वो वापस आपको फिर से रीगेन हुआ। वापस यहाँ पे आओ, डिफॉर्मेशन के दौरान क्या होता है आपको याद होगा, स्प्रिंग को भी हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं, तो कॉम्प्रेस करने को बोलते हैं डिफॉर्म करना। तो कुछ देर के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो कोई किसी स्प्रिंग में कोई जाके ब्लॉक चलता हुआ जाके टकरा जाएगा, तो ब्लॉक धीरे धीरे स्लो होगा और स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, तो वो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो उसके स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जो यहां भी हो रहा होगा कि जब ये बॉल इससे टकराया तो दोनों बॉल पिचक गए होंगे, और उस दौरान अगर तुम देखोगे तो यहां काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। तो टक्कर के दौरान ये जो यहां पे आपको डिफॉर्मेशन हुआ, तो डिफॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ कि इन दोनों बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल के रूप में यहां पे कन्वर्ट हुआ। तो अगर एक बात समझो, यहां पे इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी का सम अगर 100 है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो होगा 80। तो कहोगे 80 है तो 20 कहां गया भाई, तो 20 पोटेंशियल के फॉर्म में यहां कुछ देर के लिए कन्वर्ट हुआ। तुम कहोगे क्या वो परमानेंट कन्वर्ट हुआ? नो, परमानेंट कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि क्या होगा कि आफ्टर कॉलिजन ये दोनों फिर वापस अपने शेप में आ जाएंगे, तो वो जो 20 जूल पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था वो वापस रीअपीयर हो जाएगा। और अगर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी यहाँ 100 जूल थी, तो यहां भी दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 100 जूल। तो कॉलिजन के दौरान बीच में कुछ देर के लिए काइनेटिक एनर्जी का कुछ फॉर्म पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो टकराने के पहले ये फास्ट ये स्लो, टकराने के बाद क्या होगा, ये स्लो और ये फास्ट और ये दूर चला जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे ढेरों एग्जांपल हो सकते हैं, ये अपोजिट में भी टकरा सकता है, सेम में भी टकरा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया। चलिए अब ये कॉलिजन का पूरा चीज हो गया, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। बिफोर u1 u2 वेलोसिटी है, आफ्टर v1 v2 वेलोसिटी है। इस दौरान क्या क्या कंजर्वेशन हमको लगाना है इस कॉलिजन में, वो हम सोचते हैं। देखो सबसे पहली बात, आप सबसे पहला वीडियो कॉलिजन का याद करो, उसमें मैंने बोला था कि चाहे कोई भी कॉलिजन हो उसमें मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व रहता है। अब वो कंजर्व होना भी चाहिए, क्योंकि कॉलिजन के दौरान जो ये दोनों इंपल्सिव फोर्स लगे, ये दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लगे, और इसको अगर हम सिस्टम मान ले तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है पूरे सिस्टम का क्या रहेगा? कंजर्व। फिर से याद दिला दूं मैं आपको, इंडिविजुअल चेंज हो सकता है, इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? आपका कंजर्व रहेगा। हर हालत में सिस्टम का मोमेंटम आपका क्या रहेगा? कंजर्व। और ये कंजर्वेशन इन तीनों टाइम के लिए होगा, यानी बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम होगा वही मोमेंटम ड्यूरिंग द कॉलिजन होगा, वही मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन होगा। मतलब मोमेंटम पूरे सिस्टम का बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉलिजन क्या रहेगा? कंजर्व। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो मैंने आपको बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर, माइंड यू, ध्यान दो, बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन ड्यूरिंग द कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। ड्यूरिंग द कॉलिजन अभी हमने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, जो तुम यहाँ पे देख, जो मैंने लिख दिया है नीचे में, और लेकिन वो परमानेंट लॉस नहीं है, वो कॉलिजन के बाद हमें वापस मिल गया। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, देखो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर। देखो ड्यूरिंग नहीं लिखा, बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, बट यानी कंजर्व रहेगा, यानी के आई और के एफ सेम रहेगा। ये बीच में कुछ देर के लिए काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी गायब होगी, जो हमने लिख दिया, बट ड्यूरिंग कॉलिजन सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी।
तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को हम लोग जो कंजर्व करवाएंगे सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है दोस्तों। और अगर अब देखो यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताओ क्या होगा। तो टोटल मैकेनिकल शब्द जब हम लोग यूज करते हैं, जब भी टोटल मैकेनिकल टर्म यूज करते हैं तो टोटल मैकेनिकल में काइनेटिक पोटेंशियल दोनों आ जाता है। तो इसका मतलब है अगर टोटल मैकेनिकल की बात करेंगे तो वो बिफोर भी वही होगा, क्योंकि बिफोर पहले सिर्फ काइनेटिक था, पोटेंशियल जीरो। फिर यहां की बात करेंगे तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिलके तो वही रहेगा, और फिर यहां बात करेंगे तो फिर केवल काइनेटिक होगा। तो टोटल मैकेनिकल जो मैं लिख देता हूं अगले स्लाइड में, मैं मिटा के भी लिख देता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको पहले लिख लोगे, इसको लिख लोगे और फिर मैं अब लिखता हूं। तो देखो अगर दोस्तों टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो इसमें आपकी काइनेटिक भी आएगी और पोटेंशियल भी आएगी। और इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि it will be remain conserved before, during and after ओके बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग टोटल मैकेनिकल के बारे में बोल सकते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉलिजन। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इक्वेशंस कौन कौन से डेवलप हो गए। तो अब मैं आपको इक्वेशन डेवलप करके दिखाता हूं। ओके तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, जब उन सारी थ्योरीज को देख लिए कि क्या क्या कंजर्व रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा, तो अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस डिराइव करेंगे उन्हीं कंजर्वेशंस के आधार पे, जो कि हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो देखो अभी हमने सीखा कि पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, क्योंकि मोमेंटम को क्या रहना है, कंजर्व। तो इनिशियली सिस्टम में ये दोनों बॉडी U1 और U2 से चल रहा है। मान लो इनका मास m1 है, इसका मास m2 है, और कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी हो गई v2, दोनों का मास तो वही है आपका। तो दोनों मान हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पहले भी जा रहा था, टकराने के बाद भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो मोमेंटम तो जानते ही हो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमने जो यहाँ अज्यूम किया है सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग प्लस प्लस लिख सकते हैं। तो कॉलिजन से पहले सिस्टम का मोमेंटम हो गया m1 यानी इसका मास इनटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो कभी भी कॉलिजन का जब ये प्रॉब्लम आएगा तो ये एक इक्वेशन आपके साथ हमेशा रहेगा जो कि आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कल को मान लो कि अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल में कि ये आपका जा रहा है और ये ठीक इसके अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट का मतलब ही हो गया कि नेगेटिव डायरेक्शन, तो जहां हम लोग प्लस किए वहां हम लोग माइनस कर देंगे। तो जो प्रॉब्लम का डिमांड होगा उसके हिसाब से हम लोग साइन को आगे चल के हम लोग एडजस्ट कर लिया करेंगे। फिलहाल जो एग्जाम्पल हमने माना है उसमें सारे बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा है m1 u1 m2 u2 प्लस इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। दूसरा इक्वेशन हमको कौन देगा, तो दूसरा इक्वेशन देगा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो एक होगा ये आपका k इनिशियल यानी पूरे सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पूरे सिस्टम
सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी टकराने के बाद, और ये दोनों क्या रहेंगे, कंजर्व। तो KI इक्वल्स टू KF। अब KI कितना होगा, तो तुमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जैसे इसका मास है, वेलोसिटी u है, ये हो गया है m1u1 स्क्वायर। इसका कितना होगा, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी टकराने के बाद, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये दोस्तों इक्वेशन निकल के आ गया। अब यहाँ एक बात हमें ध्यान रखनी है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे ये इधर आए उधर आए किधर जाए इससे फर्क अपने को नहीं पड़ता है, ये हमेशा यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। ये याद रखेंगे, मोमेंटम में हम साइन देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी में अपने को साइन देखने का जरूरत नहीं है, ये हमेशा प्लस में ही रहेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। तो जो जो हाफ आपको दिख रहा है उनको आप साफ कर दो, कट गया कट गया कट गया कट गया। तो इस तरीके से फाइनली बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आया, हाफ हाफ कट गया, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन हमने आपके सामने लिख दिया है। इसमें पहले इक्वेशन का बेसिस है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरे इक्वेशन का बेसिस है आपका कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन से कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ और करते हैं। इसमें कुछ हम लोग छोटा मोटा कुछ और इक्वेशन डेवलप करेंगे। तो कहोगे छोटा मोटा मतलब बेकार होगा, नहीं। अगर देखा जाए तो वो जो अब हम लोग इन दोनों से डिराइव करके जो कंक्लूजन निकालेंगे वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो देखिए अब कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 में चलते हैं। तो फ्रॉम 1 क्या करना है आपको क्या करना है, तो आपको m1 को एक तरफ रखना है, m2 को एक तरफ रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे m1 u1 और ये m1 v1 उधर चला जाएगा, यानी आपका वो चला जाएगा LHS में, तो हो जाएगा m1 v1। इसी तरीके से m2 u2 को आप ले आओ RHS में, तो ये हो गया m2 v2 माइनस m2 u2। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग m1 को कॉमन ले लें, तो यहां बच गया u1 माइनस v1 और इसमें हमारा m2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया v2 माइनस u2। ये इक्वेशन आ गया हमारा 3। ध्यान से देख लो, ये इक्वेशन हो गया 3। अब इक्वेशन 4 कहां से लाएं, तो 2 को मॉडिफाई करके 4 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी वही करेंगे, m1 को एक तरफ रखेंगे और m2 को दूसरी तरफ। तो चलो ठीक है भाई, फ्रॉम 2 तो फ्रॉम 2 अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे m1 u1 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी बच्चों, m1 v1 स्क्वायर। ओके, m1 को एक तरफ लाए, तो ये m1 v1 स्क्वायर इधर चला गया, तो इसके आगे आ गया माइनस। अब इसको इधर ले आओ, m2 u2 को इधर ले आओ, तो इधर हो गया आपका m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो m1 को एक तरफ ले आया गया और m2 को दूसरी तरफ। अब फिर यहां पे m1 कॉमन ले लो, तो m1 हमने ले लिया कॉमन, ये हो गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और इधर क्या हो गया दोस्तों, m2 हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। चलिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देख लो, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4 कैसे आया, तो कुछ नहीं किए हम लोग। 1 में m1 को एक तरफ कर लिए, 2 में भी हमने वही काम किया, m1 को एक तरफ कर लिया, तो 1 कन्वर्ट हो गया 3 में और 2 कन्वर्ट हो गया 4 में।
अब ये 2, 3 का क्या करना है अभी देखो अगले स्लाइड में। तो बच्चों देखो, ये हमारा आया इक्वेशन नंबर 3 और ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब ये 3 और 4 से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो 4 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो m1 गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1, एंड ये हो जाएगा आपका v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। अब तो ये मैथ से तुम जानते ही हो, ये हो गया a माइनस बी का होल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, यानी फाइनल कंक्लूजन देखो क्या निकल के आ रहा है, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। ये हमने इसको यहां सॉल्व किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो बच्चों देखो यहां पे ये आपका u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 हो गया। अब इसी को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज क्या करते हैं, तो u2 को उधर लेके जाते हैं और v1 को इधर ले आते हैं। तो हमको ये क्या दिख रहा है, हमको अब ये दिख रहा है u1 माइनस u2 और v2 माइनस v1, है ना, u1 माइनस u2 और v2 माइनस v1। अब ये जो एक चीज निकल के आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहले वाले का नाम है u1 माइनस u2 को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब ये चीज तुमको मेरे को समझाना है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, ये कैसे समझेंगे। तो सुन लो मेरी बात। कॉलिजन के पहले ये स्लो चल रहा था, ये फास्ट चल रहा था। मान लो कोई 20 से जा रहा था, कोई पीछे 80 से आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके डायरेक्शन में ये 20 से जा रहा है और उधर ये 80 से जा रहा है, मतलब ये 60 से इसको अप्रोच कर रहा है, यानी 60 मीटर पर सेकेंड से ये इसके पास आ रहा है। सुनो फिर से, 20 से जा रहा है, 80 से जा रहा है, तो ये धीरे धीरे इसके पास आ रहा है। कितने से पास आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी में से इसका वेलोसिटी घटा लेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले का घटा लेंगे, यानी u1 माइनस u2 कर लेंगे। तो u1 माइनस u2 कर लेंगे, यानी u1 हो गया आपका 80 और u2 हो गया आपका 20। तो 80 में से 20 घटाए, यानी u1 में से u2 घटाए, तो वो अप्रोच करना होगा। और टकराने के बाद तो तुम जान ही रहे हो, आगे वाला फास्ट हो गया। अब टकराने के पहले ये नजदीक आ रहे थे और टकराने के बाद अब ये दूर जाएंगे, तो जिस वेलोसिटी से ये दूर जाएंगे उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वो कैसे निकालेंगे, तो यहां क्या हो रहा है, टकराने के बाद ये फास्ट ये स्लो, तो उसकी वेलोसिटी में से पीछे वाले की घटा देंगे, तो वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में और 2-4 एग्जांपल से तुमको ये सेपरेशन अप्रोच समझाता हूं। फिलहाल तुम खाली इतना याद रखो कि इसके वेलोसिटी में से, यानी कि जो पहले बैक में फास्ट आ रहा था, u1 माइनस u2 को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये सेपरेशन अप्रोच को मैं और एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ किए कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन मतलब हो गया v2 माइनस v1 और अप्रोच आपका हो गया u1 माइनस u2।
ये कंक्लूजन हम लोग निकाल के रखेंगे कि आपका ये U1 से इसकी तरफ जा रहा था, ये U2 से दूर भाग रहा है, तो अप्रोच हो गया U1 माइनस U2। और टकराने के बाद अब ये आगे वाला फास्ट चल रहा है V2 से, और ये इसके पीछे स्लो हो रहा है, तो ये सेपरेट हो रहा है, और सेपरेशन हो गया V2 माइनस V1। ये एक एग्जांपल है। और भी एग्जांपल देखो, मान लो कि एक बॉडी आपकी इस तरीके से जाती है। अदर एग्जांपल, ये तो हम लोगों ने जो डिराइव किया था उस पर बताया आपको, लेकिन अब और मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इसकी वेलोसिटी U1 डैश है इस तरीके से, और इसकी वेलोसिटी ठीक अपोजिट में U2 डैश है। ऐसा भी हो सकता है, एक कार इधर से जा रही है, एक ट्रक इधर से आ रहा है, तो अब ये दोनों अप्रोच कर रहा है और टकरा गया। टकराने के बाद क्या हुआ कि ये जो आपका M1 है ये इधर चला गया, यानी अपोजिट हो गया। मान लो ऐसे टक्कर हुई, और टकराने के बाद M1 आपका इस साइड हो गया और ये इस साइड जाने लगा, यानी ये V1 डैश से जाने लगा इधर, और ये इधर जाने लगा V2 डैश से। फिर से सुनो, टकराने से पहले दोनों आपका ये U1 डैश से ये U2 डैश से टक्कर हुई। टकराने के बाद जैसे ये टक्कर हो गई, टकराने ये U1 डैश से ये U2 डैश से टक्कर हो गई। टकराने के बाद ये अब इधर जा रहा है V1 डैश से, ये जा रहा है V2 डैश से। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो अब इस केस में अगर कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, तो हम यहाँ पे दोस्तों U1 डैश में U2 डैश को ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही नजदीक आना चाह रहा, तो दोनों को ऐड करेंगे। और यहाँ पे अगर बात करें सेपरेशन की, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाह रहा है, तो इन दोनों के वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि दोनों दूर भागने में दूसरे की मदद कर रहा है। तो वो हम लोग वेक्टर तरीके से देख लेंगे। जब सीधी सी बात है, जो कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी में है, रिलेटिव में अपोजिट में ऐड कर देना होता है। जैसा कि देखो दोनों में ये अपोजिट ही है, आते समय भी अपोजिट, आते समय अपोजिट, और सेम डायरेक्शन में माइनस करना होता है। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, और वो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको हम और अच्छे एग्जांपल से आपको दिखाएंगे। तो हम लोग ये कंक्लूजन अभी निकाल के चले यहाँ पे कि हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। पहले आप इस सभी चीज को अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, पहला वीडियो दूसरा वीडियो दोनों को मिक्स करके। तब कल मैं इस पे अभी ये खत्म नहीं हुआ है हेड ऑन, इसके ऊपर हम लोग और भी अभी डेरिवेशन करेंगे, और कल इसके ऊपर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, और इस पे और भी कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे स्पेशल पॉइंट्स के साथ। ठीक है बच्चों, तो अब ये आप पूरा ढंग से रिवाइज करेंगे 2-3 बार वीडियो को चला, कई बार इसको बार आप इसको देखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए। कहीं भी कोई भी पॉइंट दिक्कत हो तो फिर से आप उसको रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। जो भी आपका कोई दोस्त है तो उसको आप लिंक शेयर कीजिए। और बाकी 12th वाली बात तो मैं बोल ही चुका हूँ, 12th हम लोग 28 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ओके।